गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में रिस्पिरेटरी सिस्टम में उसके जो एसेसरी ऑर्गन्स थे, एसेसरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन थे, उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। प्राइमरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें ह्यूमन में, जो प्राइमरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है रिस्पिरेटरी ऑर्गन, वो है लंग्स। जो लंग्स होता है ये वन पेयर होता है, एक जोड़ी पाया जाता है, मतलब दो होता है। और ये हमारा मीडियास्टिनम होता है। इससे मीडियास्टिनम के जो है राइट एंड लेफ्ट, एक राइट और एक लेफ्ट भाग में जो है यहां पर लंग्स प्रेजेंट होता है। लंग्स की अगर हम लोग बात करें तो जहां हम लोग ट्रैकिया तक पढ़ाए थे, उस ट्रैकिया की अगर हम बात करें, जैसे ये ट्रैकिया मान लेते हैं, ये यहां से है, ये एपिग्लॉटिस, तो इस तरह से जो है ये ट्रैकिया आया था। ये ट्रैकिया हमारे दोनों लंग्स में प्रवेश कर जाता है। एक रफली डायग्राम, ये है, ये जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स की अगर हम बात करें इसके पार्ट्स की, तो ये लंग्स जो होते हैं दोहरी झिल्ली से बना होता है। ये दोहरी झिल्ली से पाई जाती है, दोहरी झिल्ली की संरचना होती है। ये इस तरह से जो हमारा लंग्स होता है, जो लेफ्ट लंग्स है, ये लेफ्ट वाला लंग्स हो गया और ये राइट लंग्स हो गया। तो लेफ्ट लंग्स होता है ये केवल एक जो है यहां पर ऑब्लिक फिशर के द्वारा, एक ऑब्लिक फिशर के द्वारा दो पार्ट में बटा होता है, एक सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। जबकि जो राइट लंग्स होता है, एक यहां पर जो ट्रांसवर्स फिशन और दूसरा जो इसमें जो है एक ऑब्लिक फिशर के द्वारा तीन लोब में बटा होता है, ऊपर की ओर सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। तो यहां पर तीन लोब में बटा होता है जो राइट लंग्स होता है। लेफ्ट लंग्स जो होता है वो दो पार्ट में बटा होता है। अगर इसके आवरण की बात करें तो इसके जो आवरण होता है बाहर की ओर जो है, इसको लोग प्लूरा कहते हैं। बाहर की ओर जो होता है इसको लोग पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, और जो अंदर की ओर होता है इसे हम लोग जो है विसरल प्लूरा कहते हैं, विसरल प्लूरा कहते हैं। इसके बीच में जो बीच का स्थान है इसको हम लोग जो है प्लूरल कैविटी कहा जाता है, इसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। इसी प्लूरल कैविटी में जो है प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये इसके जो घर्षण है उस घर्षण को जो बनाए रखता है, लेकिन दोनों जो झिल्ली है, दोनों झिल्लियों को परस्पर चिपकने से रोकता है। कभी कभी इसमें कुछ रुधिर का वो कोई बैक्टीरिया आदि का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण इसके तरल पदार्थ जमने लगते हैं, तो उसको रोग कहते हैं प्लूरिसी डिजीज। श्वास में कठिनाई होने लगती है और अगर मान लीजिए समय से इलाज ना हो तो जो रोगी होते हैं उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ये ट्रैकिया होता है छल्लेदार होता है, इसमें छल्लेदार उपास्थि से घिरा होता है ट्रैकिया। ये जैसे ही ट्रैकिया आता है और जो ट्रैकिया जैसे ही अंदर के प्रवेश करता है लंग्स में, ये यहां पर इसमें तीन पार्ट से बढ़ जाता है, इसमें तीन पार्ट में, और इसमें जो है कुल दो पार्ट में ये जो है बढ़ जाता है। तो इसको लोग कहते हैं फर्स्ट ब्रोंकस। तो इसको हम थोड़ा यहां समझते हैं इस पार्ट में, कि जैसे मान लेते हैं ये यहां पर आ गया, ये ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया जैसे प्रवेश करता है और दो भाग उधर की ओर, दो भागों में, इस तरफ जो तीन भागों में बढ़ता है, इसको कहते हैं फर्स्ट ब्रोंकस, इसको कहते हैं फर्स्ट ब्रोंकस। फिर ये जो है दो भागों में बढ़ जाता है, उसके इसको कहते हैं सेकेंड ब्रोंकस, सेकेंड ब्रोंकस कहते हैं। उसके बाद जो सेकेंड ब्रोंकस होता है, यहां पर ये जो है फिर लगभग 10 खंडों में बढ़ जाता है, 10 खंडों में ये बढ़ता है, और जिसको कहते हैं ब्रोंकी पल्मोनरी सेगमेंट। लगभग 10 खंडों में ये जो है बटा होता है, 10 सेगमेंट्स में होता है। इसके बाद फिर ये जो है अपने अलग शाखा में बढ़ जाता है, सभी अलग अलग शाखा में बढ़ते हैं, और यहां पर आता है थर्ड ब्रोंकस, थर्ड ब्रोंकस।
फिर ये थर्ड ब्रोंकस होता है, ये पुनः जैसे ये लगातार डिवीजन, जैसे पेड़ की शाखाएं निकलती है उस प्रकार से यहां पर जो है डिवाइड होता है, और ये बना लेता है इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस। ये इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस पुनः डिवीजन करता है, और डिवीजन के द्वारा यहां पर जो है बना लेता है, अगला जो बनता है टर्मिनल ब्रोंकी या ब्रोंकस बना लेता है। फिर ये टर्मिनल ब्रोंकी होता है, इसको टर्मिनल ब्रोंकस भी कह सकते हैं। ये डिवाइड होकर के ये ब्रोंकियोल बनाता है, ब्रोंकियोल का निर्माण यहां पर करता है। तो ये यहां पर टर्मिनल ब्रोंकस या ब्रोंकियोल का निर्माण करता है। फिर ये ब्रोंकियोल जो होता है फिर डिवाइड करके लोबुलर ब्रोंकियोल बनाता है, लोबुलर ब्रोंकियोल का निर्माण करता है। फिर जो लोबुलर ब्रोंकियोल होता है, ये लोबुलर ब्रोंकियोल जो है फिर डिवाइड होकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल बनाता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल का निर्माण करता है। फिर ये टर्मिनल ब्रोंकियोल, अब यहां से ध्यान देंगे, जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है ये लगभग यहां पर जो है 6 सेगमेंट में यहां पर जो है बटा होता है, 6 सेगमेंट में यहां पर जो है ये बढ़ जाता है। फिर ये डिवाइड होकर के जो है रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल बनाता है, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल का निर्माण करता है। फिर इस रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल जो होता है, इस रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल में पूरा डिवीजन होता रहता है, और ये रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल जो होता है ये 2 से लेकर के 11 तक जो है एक एल्वियोलर डक्ट बनाता है, जिसकी संख्या 2 से लेकर के 11 तक होती है। फिर इसी एल्वियोलर डक्ट में जो है एल्वियोलर सैक जो है प्रेजेंट होता है, एल्वियोलर सैक पाया जाता है, और प्रत्येक एल्वियोलर सैक में 2 से 3 जो है अंतिम जाकर के थोड़ा सा फूल जाती है, और एल्वियोलाई इसमें जो है प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से अब ऐसे पूरा जैसे पेड़ की शाखाओं की बहुत सारी शाखाएं निकलती है, सभी अपना अपना जो है अलग जो है ये ब्रांच बनाते रहेंगे इस तरह से। तो इस तरह से एक जैसे पेड़ की एक जो शाखा बन जाती है उस प्रकार से इसमें जो है लगातार जो है विभाजन होने के कारण जो है इस प्रकार से एक जैसे पेड़ की शाखाएं होती है उस प्रकार से बनती है, और अंतिम में जाकर के गोल गोल से संरचना बना लेती है, जिसे हम लोग एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं। इस तरह से दोनों तरफ जो है एक पूरी शाखा का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से जो ट्रैकिया होता है वो ट्रैकिया बहुत सारी शाखाओं में बढ़ती है, और ये पूरा शाखारोहण होता है लगभग 23 बार, 23 बार जो है टाइम्स शाखारोहण होता है, और 24th होता है, 24वां होता है। यही चल करके जो आगे चल करके एल्वियोलाई का निर्माण करते हैं। 24th जो इसमें शाखा होता है वही जो है आगे चल करके थोड़ा सा फूल करके एल्वियोलाई का निर्माण करता है। बाकी 23 बार जो है यहां तक 23 बार जो है शाखान्वयन की प्रक्रिया होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया इस तरह जो होते होते जब यहाँ पर पहुंचता है, अब जो लम्स में ये बट रहा है ये भी जो है इसको हम लोग कहते हैं जो है जैसे यहाँ पर होता है इसको हम लोग रिस्पायरेटरी ट्री के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 2 चीज यहाँ पर बढ़ जाएंगे, यानी इसको हम ब्रोंकियोल ट्री के नाम से भी कहते हैं। यानी यहां पर जो है 2 पार्ट से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक जो है ब्रोंकस ट्री और दूसरा रिस्पायरेटरी ट्री यहां पर बनता है। ब्रोंकस ट्री और दूसरा होता है रिस्पायरेटरी ट्री। देखिए इन दोनों में अगर अंतर की बात करें क्या होता है रिस्पायरेटरी ट्री में और ब्रोंकस ट्री में, तो सबसे पहले जैसे जो ये हम लोग का होता है शाखान्वयन, इसमें से जो ब्रोंकस ट्री बनाता है, ब्रोंकस ट्री ये लगभग 16 बार शाखान्वयन इसका होता है, और इसमें कार्टिलेज जो होता है वो प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अतः इसमें गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, नो गैसियस एक्सचेंज, इसमें गैसेस एक्सचेंज का कार्य नहीं होता है। जबकि अगर हम दूसरा रिस्पायरेटरी ट्री की बात करें, रिस्पायरेटरी ट्री, तो इसमें जो है इसका शाखान्वयन 6 से 7 बार होता है 16वें के बाद, यानी रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल से स्टार्ट होगा यहां तक, यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है वो ब्रोंकस ट्री है, और यहां से लेकर के रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर के एल्वियोलाई तक का जो है वो रिस्पायरेटरी ट्री कहलाता है। 6 से 7 बार यहां पर जो है
सखंड होता है। इसमें कार्टिलेज नहीं पाया जाता है, नो कार्टिलेज, कार्टिलेज इसमें एब्सेंट होता है। और इसमें जो है गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया होती है, गैसीय विनिमय की प्रक्रिया होती है। तो ये यहां पर होता है। अगर हम बात करें एल्वियोलाई की, तो एल्वियोलाई जो होता है, एल्वियोलाई को ही जो हम लोग जो कहते हैं कि इसको कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। तो जो एल्वियोलाई होता है, इस एल्वियोलाई को हम लोग जो है, जो फेफड़ा है, उस फेफड़ा की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के नाम से भी जो जानते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की अगर साइज की बात किया जाए, एल्वियोलाई को खोल दिया जाए कितने मात्रा में पाया जाता है, तो एल्वियोलाई होता है अप्रॉक्स जो है 150 मिलियंस मीन्स लगभग 15 करोड़, 150 मिलियंस यहां पर जो है मिलियंस एल्वियोलाई प्रेजेंट इन ईच लंग्स। ध्यान देंगे ईच लंग्स की बात कर रहे हैं, मीन्स अगर हम जो है बोथ लंग्स की बात करें तो अप्रॉक्स 300 मिलियंस एल्वियोलाई प्रेजेंट इन बोथ लंग्स। यहां पर दोनों लंग्स में जो है लगभग जो 30 करोड़ एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज यानी गैसीय विनिमय की प्रक्रिया O2 एंड CO2 का वहां पर जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। O2 और CO2 जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ना या पृथक होना, वो प्रक्रिया वहां पर होती है। रुधिर का शुद्धिकरण की प्रक्रिया वहां पर होती है एल्वियोलाई के अंदर। तो एल्वियोलाई की साइज की बात की जाए, इसको खोल दिया जाए, जिसके यहाँ पर ग्लोबुलर टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हैं गोलाकार, इसको अगर खोल दिया जाए तो पूरे अगर एक लंग्स की बात करें तो लगभग जो है ये 100 मीटर स्क्वायर इतना बड़ा कारपेट बिछा सकते हैं। इतना बड़ा जो होता है कि 100 मीटर, 100 लंबा 100 चौड़ा, इतना मीटर जो है वो जो कारपेट जैसे बिछा सकते, उतना बड़ा हमारा एल्वियोलाई हमारे लंग्स में पाया जाता है। तो ये लंग्स जो होता है, इसको हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स के भी नाम से जानते हैं एल्वियोलाई को। एल्वियोलाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एल्वियोलाई की बात करते ये जैसे है, ये यहाँ पर अंदर की ओर यहीं पर कोष बने होते हैं, कुछ कक्ष बने होते हैं। यहीं पर जो है जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग में जो O2 होता है वो O2 आकर के यहाँ पर स्थित होता है। और जब यहाँ पर जो हम लोग के रुधिर है, अशुद्ध रुधिर है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा आ रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आता है, तो इस पे जो CO2 होता है, ये CO2 जैसे O2 की अधिकता होती है, ध्यान रहे जहां पर हीमोग्लोबिन वही जो होता है जिसकी अधिकता होगी, तो यहाँ पर O2 की मात्रा अधिक होती है, CO2 की मात्रा कम होती है। तो जैसे ही यहाँ पर आता है तो CO2 हट जाता है, O2 एक धीरे ढाले जो है एक रिफ्लेक्सिव बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके यहाँ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पर आते हैं। इस तरह से रुधिर का शुद्धिकरण हो जाता है, CO2 यहाँ से मुक्त होकर के फिर इस लंग्स जो हम लोग ब्रीदिंग में जो है निकालते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तो CO2 यहाँ से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, साथ में ब्लड का जो है यहाँ पर कह सकते हैं ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, रुधिर का शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी यहाँ पर होती है। तो ये हमारा पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स जो होता है, लंग्स को हम लोग जो है यहाँ पर जो फेफड़ा जो होता है, इस फेफड़े को जो है इसमें शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, रुधिर का शुद्धिकरण होता है और गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया होती है। एक क्वेश्चन रहता है कि अगर हम इस विश्व की बात करें तो विश्व का लंग्स यानी लंग्स ऑफ वर्ल्ड, संसार का फेफड़ा किसे कहा जाता है? संसार का फेफड़ा किसे कहा जाता है? किस जगह को विश्व का, संसार का फेफड़ा? तो अमेजॉन जो जंगल है, अमेजॉन जो जंगल है उसको जो है संसार का फेफड़ा कहते। क्यों? क्योंकि अमेजॉन के जंगलों से इस पूरी पृथ्वी में 20% सबसे अधिक 20% ऑक्सीजन इसी अमेजॉन के जंगलों से जो है हमारे पृथ्वी पर पहुंचता है। तो ध्यान रहे अमेजॉन जंगल को जो है लंग्स ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये हम लोग का जो टॉपिक था रिस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स, अगर समझ में आया होगा। दो होते पेड़ होते हैं जो हमारे मीडियम स्टिनम के दाएं और बाएं स्थित होते हैं। जो बाएं वाला होता है वहां पर एक कार्डियक नाच होता है, क्योंकि हमारे बाएं वाले लंग्स के ठीक नीचे ही हमारा हार्ट जो है, मुट्ठी के बराबर जो हार्ट होता है वो प्रेजेंट वहां पर होता है। ठीक है, धन्यवाद।